हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज मैं बिहार एसएससीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, इसी में एग्ज़ाम होने वाला है सचिवालय सहायक भर्ती यानी, तो उसका मैं प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं। तो आप लोग देखिएगा, मैं पूरा सेट प्रैक्टिस करवा दूंगा। यह पहला प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और अपना स्कोर देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आपका स्कोर कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। मैं 22 टोटल प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड, तो ये रहा हमारा आज का टेस्ट सीरीज 1 पहला। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937। 20 जुलाई 1937। इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, 35 के अधीन 1937 में राज्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 8 राज्यों में सरकार बनाई, जिसमें वो शामिल था। जैसे कि मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। उस समय प्रांतों में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस के पास बहुमत नहीं था। श्री कृष्ण सिंह से हस्तक्षेप नहीं करने का लिखित आश्वासन प्राप्त करना चाहते थे। जुलाई में मोहम्मद यूनुस खान के त्यागपत्र देने के पश्चात श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। तब 1935 के एक्ट द्वारा राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1937। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में 1952 में किया गया। 1952 में किया गया था। तो देखिए, भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव यानी जिसे आम चुनाव बोला जाता था, वो 1951 से 52 के सेशन में हुआ था। कहीं कहीं 1951 भी देगा, कहीं कहीं 1952। ठीक है, तो आप 1952 ही दीजिएगा क्योंकि 1952 ही सटीक आंसर है। और 17 अप्रैल 1952 को ही सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। भारत में संसदीय प्रणाली की बात करें तो 1853 के चार्टर एक्ट जो आया था, उसके अधीन 1854 ईस्वी में 6 सदस्यीय केंद्रीय विधायिका परिषद का गठन किया गया। लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें जीवी वलंकर लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बने और एम अनंत श्यानम अयंगर जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, 13 मई 1952 को लोकसभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ। उसमें जीवी मलंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रथम कौन बने थे? अनंत श्यानम अयंगर बने थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं फ्रेंड। ठीक है, कितने ज़िले हैं? 38। बिहार में कुल 40 पुलिस ज़िले हैं, इसे भी याद रखिएगा। कितने? कुल 40 पुलिस ज़िले हैं। और भारत में 739 ज़िले हैं टोटल। अगर बात करेगा भारत में कितने ज़िले हैं तो 739। ठीक है, और बिहार की बात करेगा तो 38 ज़िले। और बिहार में बोलेगा कुल कितने पुलिस ज़िले हैं तो 40 ऐसे ज़िले हैं जिसमें पुलिस ज़िले हैं। सबसे अधिक ज़िला कौन से राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। 75 ज़िला उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या भी वहीं भी है। बिहार का 38वां जिला अरवल को बनाया गया है। याद रखिएगा, बिहार का 38वां जिला अरवल को बनाया गया है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया हो जाएगा। राजकीय पुष्प यानी फूल की बात करें तो गेंदा हो जाएगा। राजकीय वृक्ष यानी की बात करें तो पीपल हो जाएगा। राजकीय चिन्ह क्या है तो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो 243 है। और बिहार राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करें तो 16 है। अगर बिहार लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। याद रखिएगा। और विधान परिषद की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था फ्रेंड, रॉल्फ फिंच।
ठीक है। प्रथम ब्रिटिश यात्री था रॉल फिंच। ये सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में क्या हुआ था, सबसे पहले सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था 1609 में। अब भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1608 में। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला देखिए महापाषाण है। महापाषाण क्या है, तो महापाषाण मृतकों के प्राग ऐतिहासिक स्मारक है। क्या है, मृतकों की प्राग ऐतिहासिक है। देखिए महापाषाण के बारे में थोड़ा हम बता दें, ये जो संस्कृति है ये दक्षिण भारत से विस्तृत है, संबंधित है। ठीक है। दक्षिण भारत में मृतकों को बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था पहले के ज़माने में। और डोल मैन, मैनिहार आदि मृतक स्मारक कहा जाता था। जैसे लोग मर जाते थे और वहाँ जो स्मारक बनाया जाता था तो उन्हें डोलमैन या मैनिहार कहा जाता था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अगर हम अर्थ की बात करें तो मृतकों का टीला होता है। हरप्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। अगला देखिए दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया, तो फिरोज शाह तुगलक था जिसने अशोक के स्तंभ को क्या किया, कौशाम्बी से टोपरा ले गया, टोपरा से दिल्ली ले गया। ठीक है। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। उसने क्या किया, मेरठ और टोपरा से क्या किया, अशोक का स्तंभ जो था वो दिल्ली हस्तांतरित किया। हरियाणा के अंबला ज़िले में टोपरा नामक गांव है, अशोक का वहीं पर अभिलेख था जिसे फिरोज शाह ने दिल्ली लाया। इस स्तंभ पर अशोक के 7 स्तंभ के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। अशोक का दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले गया और दिल्ली ले गया वहाँ। फिरोज शाह तुगलक के शासन की बात करें तो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक ब्राह्मणों पर भी वो ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक जिसने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टिकरण नीति अपनाया था। क्वेश्चन आता है फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नीति अपनाया, तो तुष्टिकरण। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फिरोज शाह तुगलक आप क्वेश्चन पूछता है आय का ब्यौरा किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित घटनाओं को मतलब व्यवस्थित करना है कि कौन सा घटना पहले हुआ था। ठीक है। तो देखिए हम बता देते हैं, इसमें दिया है अमृतसर का घटना, चंपारण आंदोलन, चौरी घटना, मोपला विद्रोह। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन, देखिए इसमें से चंपारण आंदोलन जो है वो 1917 में हुआ था। ठीक है। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और अमृतसर घटना की बात करें उसके बाद अमृतसर घटना तो वो 1919 में हुआ था, वही जालियांवाला बाग जिसे बोलते हैं। उसके बाद मोपला विद्रोह की बात करें तो वो 1921 में हुआ था। उसके बाद चौरी घटना की बात करें तो ये यूपी के गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को होगा। तो इस तरह कालानुक्रम देखिए, चंपारण पहले आ जाएगा, अमृतसर पहले आ जाएगा, उसके बाद मोपला आएगा, उसके बाद चौरी। तो राइट आंसर CADB यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय जैन धर्म जो था श्वेतांबर एवं दिगंबर में बंट गया। ठीक है। तो उसमें बंट गया। रेशम मार्ग पर किस शासकों का अधिकार था, किस वंश के शासक का अधिकार था, तो ये कुषाण वंश का अधिकार था फ्रेंड, कुषाण वंश। ठीक है। कुषाण वंश। रेशम की जन्मभूमि जो थी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले रेशम का किस देश में निर्माण हुआ, तो चीन में हुआ था। चीन से निर्यात होने वाली रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार होने के कारण उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ मिला था उस समय। और कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क ने चीन के सेनापति पांचाओ से युद्ध किया था उस समय, पांचाओ से। क्वेश्चन आता है कनिष्क ने चीन के सेनापति से युद्ध किया था, उसका क्या नाम था, पांचाओ। ठीक है। उसके बाद है बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है, तो ये राजगीर में की गई है। कहाँ की गई है, तो ये राजगीर में की गई है। ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुबैयान नामक पद्धति शैली के जन्मदाता बाबर ने
अपनी आत्मकथा जो तुझे के बाबरी लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। मुबैयान नामक जो पद शैली है वो बाबर ने तुझे के बाबरी में लिखा है। बाबर की अगर बात करें तो बाबर का जन्म जो हुआ था फरगाना में हुआ था 14 फरवरी 1483। ठीक है, बाबर ने तुझे के बाबरी पुस्तक लिखा और उसमें भारत के बारे में लिखा है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक अगर बात करें वास्तविक संस्थापक का तो बाबर को ही माना जाता है। और जहीरुद्दीन मोहम्मद जो था उसका वास्तविक नाम था, उसी नाम से बाद में उसने बाबर की उपाधि धारण प्राप्त की थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का तो अंकन मिलता है? तो ये कान्हेरी है। कान्हेरी सरदेशमुखी का वसूली शिवाजी इसलिए करते थे, वो बाद में बताएंगे। ये देखिए पहले एक कान्हेरी हो जाएगा। कान्हेरी की बात करें तो कान्हेरी गुफा ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के शहर जो है ये एक घूमने का पर्यटन है। जो इस सोलसेट गुफा में इसमें क्या क्या 11 सिरे हैं, 11 सिरे जिसमें बोधिसत्व का अंकन मिलता है, बोधित्व के बारे में बताया गया है। कन्हेरी सोलसेट ये एक द्वीप पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। विशाल चट्टानों से ये बना हुआ है और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं है ये कन्हेरी। ठीक है, कन्हेरी गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे 12 चैत्य है, याद रखिएगा। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे 12 चैत्य है। प्राचीन अभिलेखों में कानशैल, कृष्णगिरी एवं कान्हगिरी के नाम से उल्लेखित कान्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध का प्रमुख केंद्र है कौन कौन? कानशैल, कृष्णगिरी, ये सब। आगे देखिए, सरदेशमुखी के वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि ये महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/10 भाग वसूला जाता था। शिवाजी मराठा राज के संस्थापक थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा राज का द्वितीय संस्थापक था, याद रखिएगा। मराठों एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो ये बालाजी बाजीराव था। बालाजी बाजीराव था। मराठों एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। 1761 में यह युद्ध हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, याद रखिए, इससे रिलेटेड है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही आक्रमण किया था 1739 में। और नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में अलग राज्य स्थापित किया। अहमद शाह अब्दाली ने उसका शासन की बात करें अहमद शाह अब्दाली की तो 1748 से 1768 के बीच भारत पर 8 बार आक्रमण किया। अगला देखिए, कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बौद्ध किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? कांवर झील, बेगूसराय। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया? कांवर झील और बेगूसराय। ठीक है, याद रखिए, कांवर झील और बेगूसराय। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड, तमिलनाडु में 39वां रामसर साइट इसे घोषित किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें भारत में तो 39 रामसर साइट हैं। सर्वाधिक रामसर साइट अगर की बात करें कौन से राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में। वहाँ रामसर साइटों की जो संख्या हो गई है वो 10 हो गया है। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है फ्रेंड, यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला देखिए, अगला है मिलान करने वाला फ्रेंड। ठीक है, तो ये मिलान कर लीजिएगा आप लोग, मैं बता देता हूँ। हंगुल जो था वो दाचीगाम था। ठीक है, दाचीगाम। हंगुल की बात करें तो ये दाचीगाम था, एक तरह का ये जगह है। ठीक है, बाघ टाइगर की बात करें, बाघ टाइगर, तो बाघ टाइगर जो है सुंदरवन में है। और भारतीय सिंह की बात करें कहाँ है? गिर वन में है। और राइनोसेरस की बात करें तो ये काजीरंगा में है। देखिए, हंगुल की बात करें तो दाचीगाम में है। बाघ की बात करें तो ये सुंदरवन में है। भारतीय सिंह कहाँ पर है? गिर वन में है। राइनोसेरस की बात करें तो ये काजीरंगा में है।
ठीक है फ्रेंड, काजीरंगा में, याद रखिएगा। देखिए सुंदरवन में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, ये फिक्स है, नाम से ही पता चलता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, याद रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो अप्रैल 1973 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है फ्रेंड, संतोपथ ग्लेशियर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है, संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो ये शून्यकाल है। ठीक है फ्रेंड, शून्यकाल। देखिए शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल संसदीय अगर कार्यविधि की बात करें तो भारत की देन है। शून्यकाल भारतीय संविधान प्रणाली में 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। शून्यकाल का भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अब भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव सरकार की योजना में कमी करने के उद्देश्य से यह लाया गया था। कटौती प्रस्ताव जो प्रस्ताव लाया जाता था उस योजना को कमी करने के लिए यह उद्देश्य लाया गया था। भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर करता है तब वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो ये तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए किया गया है। किस के लिए किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के लिए बात किया है। और प्रस्तावना संविधान का दर्शन एवं कुंजी है। जब किसी विषय पर विवाद होता है तो अंततः क्या किया जाता है? प्रस्तावना के आधार पर न्यायालय फैसला देती है। उस समय प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया था। देखिए, वित्त आयोग की संस्तुतियाँ इसमें से क्या है? तो सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृति अस्वीकृत कर दी जाती है। सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का भारतीय संविधान में आर्टिकल 280 के अधीन बताया गया है। और राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं, याद रखिएगा। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन करते हैं। अभी बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए कौन है? NK सिंह है, याद रखिएगा, NK सिंह। अगला देखिए, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को, जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। मंत्री राष्ट्रपति के नाम से संघ के मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक मंत्री के प्रति अविश्वास अगर प्रस्ताव लाना होगा तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है उन्हें। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में मंत्रिमंडल विघटित किया जा सकता है, विघटित हो सकती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला देखिए, भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1935 अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हम जानते हैं, हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान की अगर विशेषता की बात करें तो क्या है? यह एक संघात्मक ढांचा है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, जो संघात्मक ढांचा को दर्शाता है, केंद्रीय शासन को। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था। DD बसु की बात करें तो उन्होंने भारतीय संविधान को एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण कहा है। अगला देखिए, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर वो कर सकता है। अब देखिए अगला, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पर की जाती है। अधिकृत पूंजी पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला देखें, एगमार्क। एगमार्क क्या है? तो एगमार्क एक गुणवत्ता गारंटी की मोहर है।
ठीक है। क्या हुआ था, जो कृषि के उत्पाद से संबंधित अधिनियम था 1937 के द्वारा, तो उसी के ग्रेडिंग और मानक मतलब स्टैंडर्ड को मान्यता देने के लिए इसे लाया गया था। अगला देखिए, जारवा जनजाति पाई जाती है। जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। ठीक है। यह जनजाति दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिम तटों पर पाई जाती है। पर वर्तमान में इनकी क्षेत्रफल की बात करें तो 1028 किलोमीटर में ही विस्तृत है। और क्वेश्चन आता है कभी कभी, भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। ठीक है फ्रेंड, भील जनजाति। गोंड की बात करें तो गोंड हो जाएगी दूसरी नंबर पर। भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी हो जाएगी गोंड। ठीक है। अगला देखिए, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया था, तो ये केरल ने लॉन्च किया था, केरल ने। ठीक है फ्रेंड। अगला देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता, तो लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेता, लेकिन राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत और उपभोक्ता। अगला देखिए, पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा किसने लिखा है, रशीद किदवई ने लिखा है। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है, रशीद किदवई। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा के लेखक कौन है, रशीद किदवई। ठीक है फ्रेंड, रशीद किदवई। अगला देखिए, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मांग निक्षेप। वैसा बैंक जो बिना निक्षेप का नोटिस निकालता है उसे मांग निक्षेप कहते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, किसका है, तो ये कटौती प्रस्ताव जो होता है, कटौती प्रस्ताव उससे है। कटौती प्रस्ताव की बात करें तो देखिए क्या होता है, जब बजट में पेश होने पर अनुदान की मांग को बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में अगर वृद्धि नहीं की जाती है, ठीक है, बजट में बजट जो पेश होता है और जो मांग होता है और उस मांग के दौरान जो बहस होता है और संसद के सदस्यों को धनराशि में वृद्धि नहीं होती है, अधिकार नहीं मिलता है, तो वही कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। मात्र कमी करना यानी कटौती प्रस्ताव, नाम से ही पता चलता है। ठीक है। अगला देखिए, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहा जाता है, तो ये व्यापार शेष कहा जाता है। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को व्यापार विशेष कहा जाता है। अगला देखिए, मृदा अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो मृदा अवमूल्यन का जो परिणाम होता है वो निर्यात में वृद्धि होता है लेकिन भुगतान में संतुलन का सुधार होता है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, तो ये इकोलॉजिकल जोन्स की बात करें तो भारत में अभी 20 हो गया है। तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 5 किलोमीटर है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, तो अजंता की जो श्रेणी है वो एक ही राज्य में फैली हुई है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं, तो ये देवेंद्र झझारिया बने हैं। ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिस कारण प्रवाहित होती है। किस कारण प्रवाहित होती है ये, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण प्रवाहित होती है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतर मात्रा में उत्पादन करता है, तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। कपास का सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। अलमट्टी बांध किस नदी पर है, अलमट्टी बांध की बात करें तो एक कृष्णा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड, अलमट्टी बांध की बात करें कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत देश में सबसे पहले कौन से राज्य में सूर्योदय होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम सजाना है। ठीक है फ्रेंड, सही कालानुक्रम सजाना है। तो देखिए बात करें
तो ताशकंद समझौता इसमें जो दिया है ये सबसे पहले होगा ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका भारत सोवियत संधि। भारत सोवियत संधि की बात करें तो ये हो जाएगा 9 अगस्त 1971 को हुआ था, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1971 को हुआ था। और दिया है कौन सा, फरका। इसके बाद हो जाएगा आपका फरका समझौता। तो फरका समझौता की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1972 फरका समझौता होगा। फरका समझौता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1975 में हुआ था। उसके पहले आपका आ जाएगा शिमला समझौता। शिमला समझौता उससे पहले 1972 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी 4, 2, 1, 3। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजल्स में किया गया है, लॉस एंजल्स में, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेस्टेड को किया गया है, लेकिन 2022 में दूसरे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वो सभी घरों तक नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अनिल मेनन को शामिल किया गया है, अनिल मेनन को। अब देखिए अभिक्रिया दिया गया है, निम्न अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर बताना है। देखिए चूँकि यहाँ पर दिया है CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu से हम रिएक्शन कराते हैं, विस्थापन अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद अपना स्थान ले लेती है और वो उसमें जोड़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह देखिए इसमें से Zn जो है क्रियाशील धातु है, ये Cu को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये समझने वाली है, आप लोग जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो लोग समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह, आपकी बात करें तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं, देखिए क्या परिस्थिति होना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर का ताप, ये होना चाहिए। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कहाँ पर? तो उष्ण कटिबंध के जो आर्द्र वन होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। वहाँ पर अगर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा उच्च तापमान होता है, उच्च तापमान और भारी मात्रा में वर्षा होता है वहाँ पर। यही कारण है कि वहाँ पर अधिक पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो वहाँ पर सदाबहार वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। इन वनों में अगर हम बात करें कि कैसे कैसे वृक्ष उगते हैं तो याद रखिएगा रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया और महोगानी, याद रखिएगा। रोजवुड, आबनूस और महोगानी जो होते हैं इस तरह के कटिबंधीय में वन उगते हैं। भारी मशीनों में स्नेह के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आपको पता होगा कि भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का ही प्रयोग किया जाता है, अगर पता होगा तो। क्योंकि देखिए ग्रेफाइट षटफलकीय संरचना होती है। ग्रेफाइट की कैसी संरचना होती है? तो षटफलकीय होती है। इसकी एक परत दूसरे परत पर आसानी से फिसल सकता है, फिसलने वाला होता है। और ऐसे भी आप लोगों को पता होगा कि कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। और उसमें हीरा को या फुलेरिन भी बोल सकते हैं, वो भी अपरूप होता है। पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मल पेंसिल जो आप लोग ड्राइंग बनाते हैं। और हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत के आधार पर ही चमकता है। कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक हो जाती है तो अच्छी किस्म मानी जाती है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला देखिए, स्पंज क्या होता है? तो स्पंज एक जीव होता है। आपने स्पंज देखा होगा, वो छिद्र होता है, छिद्र
अगर इसकी बात करें तो ये छिद्रयुक्त जीव होता है, जिन्हें ऑस्ट्रिया भी कहते हैं। स्पंज को हम ऑस्ट्रिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये पोरीफेरा संघ का जंतु होता है, ठीक है। बहुखुश्कीय जलीय वाला ये जंतु होता है, याद रखिएगा। सन 1969 में R.H. व्हिटकर ने जंतु वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, याद रखिएगा। अगला देखिए, एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर होकर बहने लगेगा यदि देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर पानी को गर्म करते हैं तो उस पीरियड में होगा, और 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाएगा तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है ए, दोनों दिया है, तो इस तरह ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसके वृद्धि है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की, तो नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही ज़्यादा गर्मी भी होती है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी कौन है? तो ये चमगादड़ होता है, आँखों के रूप में वो प्रयोग करता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? केशिकीय प्रक्रिया होती है। केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते राइट आंसर डी हो जाएगा। राइबोसोम की संरचना में होती है। राइबोसोम की संरचना में होती है, क्या होता है? तो आरएनए होता है तथा प्रोटीन होता है। आरएनए और प्रोटीन होता है। अगला देखिए, यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो रिफैम्पिसन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफैम्पिसन होता है। अगला देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जो गलत कथन नहीं है, सही नहीं है, वो हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर को उपमा प्रदान की गई है? तो ये तुलसी जो है, ये शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है तुलसी को। जैविक विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से होता है। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से होता है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं, एक पिंड पर 2 बॉल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन एक पिंड हो गया, ठीक है। एक बल जो लगता है 8 न्यूटन पश्चिम की ओर और 8 न्यूटन पूर्व की ओर, तो किस में लगेगा? तो देखिए दोनों तरफ से इक्वल है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो किसी भी दिशा में नहीं लगेगा। क्वथन होता है, क्वथन क्या होता है? क्वथनांक होना चाहिए वही। तो इसमें यह एक निश्चित तापक्रम पर उबलता है, ठीक है फ्रेंड, एक निश्चित तापक्रम पर। क्वथनांक की बात करें तो देखिए, क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक एक निश्चित तापमान होता है जिस पर कोई पदार्थ वाष्प बन जाता है। अगर गलनांक की बात करें तो वह बिंदु होता है यह जिस तापमान पर कोई पदार्थ गलने लगता है, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का उबलना तापमान होता है। विभिन्न स्कूलों की अगर बात करें तो जैसे देख लीजिए, जल का क्वथनांक होता है कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोलता है, और जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सोडियम दिया है, सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा? तो यह मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम होता है क्योंकि आप रिएक्शन करवाइएगा सोडियम से 1 बीटा को, तो उसमें एक क्या होता है और बढ़ जाता है। जब 1 बीटा कण उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, याद रखिएगा। जब 1 बीटा कण का उत्सर्जन होगा ना, तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होता है। और जब 1 अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक की बात करें, यानी परमाणु संख्या की, तो 2 परमाणु संख्या 2 घट जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 घट जाता है, याद रखिएगा। वही जब गामा की बात करेंगे, गामा किरणों का उत्सर्जन होगा, तो वहाँ पर समझ लीजिए कि कोई प्रभाव नहीं होगा। अगला देखिए, एक पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है? तो असंजक बल कहलाता है। एक पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से जो आपसी आकर्षण होता है असंजक बल कहलाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो लाल प्रकाश के लिए होती है। कृत्रिम उपग्रहों में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है।
कृत्रिम उपग्रहों में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है अनंत होता है। याद रखिएगा, ये दिया है हमारा विद्युत परिपथ दिया है और इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्ह करना है और उपकरण का नाम लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए वोल्ट मीटर हो जाएगा, जो दिया है वो वोल्ट मीटर का चिन्ह है। एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट हो जाता है, तो विद्युत धारा से बल्ब का जलना, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। ठीक है फ्रेंड, देखिए विद्युत धारा की अगर बात करें, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा में विद्युत बल्ब में टंगस्टन जो होता है वो फिलामेंट का बना होता है। ठीक है, और देखिए यही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। और देखिए कभी कभी पूछता है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या होता है, तो माइक्रोफोन की बात करें तो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ट्यूबलाइट की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ये प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो ये विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा वो। 200 क्वेश्चन दिया है, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो ये 26,400 जूल व्यय होगी, 26,400। सबसे पहले तो क्या करना है, समबाहु में कुल भुजाओं की संख्या पूछ रहा है तो उसे मान लीजिएगा। ठीक है, x मान लीजिएगा, p मान लीजिएगा, q मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आंतरिक कोणों का योग, चूँकि इसमें दिया है। ठीक है ना, तो प्रश्न से चलेंगे, आंतरिक कोणों का योग समानुपाती बाह्य कोणों का योग। ठीक है, तो 5:1 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है ना, तो इसको वही 5:1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे हम लिखेंगे इसको n-2 गुने 180/360 बराबर 5/1। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर बता देते हैं, इसका राइट आंसर आएगा 12 आएगा। ठीक है, 12 राइट आंसर आएगा। अगला देखिए, अगला मैथ जो दिया है अगला, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20% आएगा। ठीक है, ये निकालने का ट्रिक बताते हैं, एक फार्मूला बताते हैं आपको। देखिए ऐसे बनाना है इसको, MP/CP। ठीक है, उसके बाद फार्मूले पर बैठा दीजिए 100 + 8/100 - 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए, 3 क्रमागत बट्टों में दिया गया है, इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 46.80% हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसका राइट आंसर 79 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 14 आएगा। 80 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका, निकालने के बाद निकालिएगा तो इसे मान कर ही बनाना पड़ेगा, आप लोग मान कर बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 आएगा 80 का। ठीक है, और 81 नंबर की बात करें तो सिंपल है, सॉल्व करिएगा तो 2 आंसर आएगा। 82 नंबर की बात करें तो 82 नंबर की बात करें तो 82 नंबर का आपका राइट आंसर सी आएगा, 256 आएगा। 83 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर बी आएगा, 1200 आंसर आएगा। 84 नंबर की बात करें 84 नंबर का, तो 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 आएगा। 85 नंबर की बात करें तो 85 नंबर का राइट आंसर होगा सी, 9 दिन। 86 नंबर की बात करें 86 नंबर का, तो 86 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, 4.5। अब देखिए नंबर 87 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, 300 ग्राम, निकाल लीजिएगा। 88 नंबर का बात करें, 88 नंबर का हो जाएगा आपका ए, 1/8 आएगा। 89 नंबर की बात करें तो सी हो जाएगा, 8 दिनों में काम करेगा लोग। ठीक है, 8 दिनों में। 90 नंबर का बात करें
तो 90 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 1 मिनट। 91 नंबर की बात करें तो 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 20 वर्ष। 92 नंबर का बात करें तो 92 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा 280। 93 नंबर की बात करें तो 93 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर आएगा 16 वर्ष। और 94 नंबर की बात करें तो 94 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, 300 रुपये आएगा इसका। ठीक है, अब देखिए 95 नंबर की बात करें तो 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 10√2 फुट आएगा। 96 नंबर की बात करें तो 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 360। 97 नंबर की बात करें 97 नंबर का तो 97 नंबर का 9 सेंटीमीटर आएगा, 9 सेंटीमीटर। 98 नंबर का बात करें तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, इसका 4.5 सेंटीमीटर आएगा। 99 नंबर की बात करें तो इसका 57 सेंटीमीटर आएगा, 57 सेंटीमीटर। 100 नंबर की बात करें, 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी होगा 50%। 101 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा ये है, इसको बताते हैं। देखिए ये रीजनिंग है, इस लिखा जाता है इस कोड भाषा में ट्रेल को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर बनाना है। देखिए तो इसमें दिया है TIMBER, तो देखिए तो टी के बाद यू है, एक का डिफरेंस है। ठीक है, आई के बाद के है, नहीं सॉरी, टी के बाद यू एक डिफरेंस है, IJK यानी 2 डिफरेंस हो जाता है, यानी MNOP यानी 3 डिफरेंस हो गया। उसके बाद B से F की बात करें तो ये 4 डिफरेंस हो गया, B यानी CDEF यानी 4। उसके बाद E से J, तो E से J तक 5 हो रहा है, R से X तक 6 हो रहा है, तो UKPFJX। ठीक है, तो इस तरह उसी प्रकार इसमें अंतर निकालेंगे। तो देखिए ट्रेल को लेकर चलेंगे, U से एक डिफरेंस होगा, R से T को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 2 डिफरेंस मिलेगा। A से D को लेकर चलेंगे तो 3 डिफरेंस का अंतर है। I से M को लेकर चलेंगे तो 4 डिफरेंस। L से Q को लेकर चलेंगे तो 5 डिफरेंस, यानी UTDMQ। देखिए ऑप्शन में है सी, तो वही राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बल्ब का प्रकाश से संबंध है, तो प्रकाश का किससे संबंध होगा। तो इसका राइट आंसर, जिस प्रकार बल्ब से प्रकाश मिलता है उसी प्रकार फ्रिज से ठंडक मिलती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रिज। अगला देखिए, उसके बाद ये है रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग दिया है, तो देखिए इसमें दिया है UVXY रेशियो के LNO, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर इसमें से क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो राइट आंसर HIKL हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा, यानी कह रहा है U जो है, U के बाद K, U K के बीच का डिफरेंस है -10। ठीक है, V और L के बीच का डिफरेंस है -10, X और N के बीच का डिफरेंस है -10, Y और O के बीच का डिफरेंस है -0, यानी 10-10 का डिफरेंस है। उसी तरह हम लोग R S U V को 10-10 का अंतर लेकर चलेंगे, तो R H के साथ हो जाएगा -10, S I के साथ हो जाएगा -10, U के साथ हो जाएगा -10, V के साथ हो जाएगा -10। ठीक है, इस तरह हो जाएगा आंसर वो। ये तो सॉल्व करना है, ये दिया है हमारा रीजनिंग है 25-41 रेशियो 36-52, तो 58-32 कितना होगा। देखिए 25 नहीं 2 4 5 2 5 4 1 ऐसे कर दिया है नॉर्मल डिजिट में। देखिए इसमें 2 25 क्या करेंगे हम, इस यहाँ पर 2 जो है 2 को 3 से मिलाइए। ठीक है, और 2 को 3 से मिलाइए, 5 को 6 से मिलाइए, 5 को 6 से मिलाइए। ठीक है, और 4 को मिलाइए 5 से, फिर 4 को मिलाइए 5 से। ठीक है, 4 को 5 से मिलाइए
और फिर एक को 2 से मिलाइए। इस तरह देखिए डिफरेंस जो निकलेगा 1 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार हमें 9, 8, 3, 2 है तो मिलान करना है। 9 को हम किससे मिलाएंगे? 9 को इसमें 10 से मिला देंगे। 9 को 10 से, 8 को 9 से मिलाएंगे। 8 को 9 से मिलाएंगे, ठीक है। 3 को 4 से मिला देंगे। 3 को 4 से मिला देंगे। तो इस तरह राइट आंसर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा 109 का डी हो जाएगा, ठीक है। 119 का डी हो जाएगा, ठीक है। 119 का डी हो जाएगा। 120 का भी बता देते हैं आपको, रुकिए। देखिए फ्रेंड, इसमें मैं जीके जीएस पोर्शन ही केवल करवाऊंगा, ठीक है। मैथ का अलग से करवा दूंगा और रीजनिंग का अलग से करवा दूंगा, क्योंकि इसमें सॉल्व करना पड़ रहा है। तो मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर सॉल्यूशन के साथ वो वीडियो बनाऊंगा। जीके जीएस का जितना है मैं जीके जीएस का पोर्शन अलग कराऊंगा। तब तो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।